Welcome people, this is UPSC Connect. So, the lesson is on Mars, ISRO and miscellaneous under the course of space. Now let us study about Mars. मार्स को अर्थ के साथ हम कंपेयर करें तो मार्स की जो मास है वो है 1/10, अर्थ के कंपैरिजन में इट इज 1/10 और साइज भी आधी होती है सन से डिस्टेंस के। अगर हम लोग इफ वी कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मार्स एंड सन एंड अर्थ, तो जो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बट मार्स की जो सन की डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा होती है, दैट इज 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जैसे हम जानते हैं कि जो टोटल ईयर का जो ड्यूरेशन है इट इज 365 डेज इन द केस ऑफ अर्थ, बट मार्स के केस में इट इज नियरली डबल, 687 डेज। अर्थ का जो टाइम ड्यूरेशन है रोटेशन का वो होता है 24 आवर्स, और मार्स के केस में थोड़ा एक्स्ट्रा है, 24 आवर्स प्लस 37 मिनट्स। अर्थ के केस में जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस। मार्स के कंपैरिजन में एवरेज टेम्परेचर वो होती है -65 डिग्री सेल्सियस। अर्थ की जो नेचुरल मून है उसका नाम मून होता है, बट मार्स के केस में जो नेचुरल मून दो होते हैं, डीमोस एंड फोबोस। अर्थ के कंपैरिजन में वी नो द हाईएस्ट लैंडफॉर्म ऑन लैंड इट इज माउंट एवरेस्ट। तो मार्स के कंपैरिजन में जो हाईएस्ट लैंडफॉर्म है दैट इज ओलंपस मॉन्स। तो ओलंपस मॉन्स माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में इसकी जो हाइट होती है 3 टाइम्स हायर होती है, 3 गुना ज्यादा होता है ओलंपस मॉन्स की जो हाइट होती है माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द करंटली ऑपरेशनल सैटेलाइट्स ओवर मार्स। 3 है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा एंड इसरो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 2 है, मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर एक जॉइंट मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस रॉसकॉस्मोस। नासा के जो रोवर है वो है अपॉर्चुनिटी एंड क्यूरियोसिटी। बाकी जो सैटेलाइट है वो है मार्स रिकॉन्सेंस, मार्स ओडिसी, इसके अलावा है मेवन। मेवन की जो फुल फॉर्म है दैट इज मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन। ये एक स्पेस प्रोब था जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था एंड इट लैंडेड इन मार्स ऑर्बिट इन 2014। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव थी इट इज टू स्टडी द रीजंस ऑफ लॉस्ट एटमॉस्फेयर एंड वाटर इन मार्स। मॉम जो कि इसरो का मिशन था, इसरो के बेसिकली एक ही सैटेलाइट है मार्स के ऊपर, वो है मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको मंगलयान भी कहते हैं। इट इज एक्चुअली अ स्पेस प्रोब विच इज लॉन्च बाय इसरो, और ये इसरो की पहली इंटरप्लैनेटरी मिशन थी which was launched in 2013 and it came into Mars orbit in 2014. इसकी जो ऑब्जेक्टिव थी that is to be a technology demonstrator and to explore Mars surface। क्योंकि ये पहली इंटरप्लैनेटरी मिशन थी, so its primary objective was to demonstrate the technology। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, इसकी जो मेन विजन थी इट वॉज ड्रिवन बाय लेट विक्रम साराभाई। इसरो का मेन एम वो ये था टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस फॉर नेशनल डेवलपमेंट, जिसके अंदर सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट भी इंक्लूडेड है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, वो है पहला कि आउटर स्पेस को पीसफुल पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट है कि हम सेल्फ रिलायंट मैनर में हम अपनी स्पेस की ऑपरेशंस को चलाएं, जिसका मतलब है कि खुद की सैटेलाइट लॉन्च करें using our own launch vehicle, indigenous launch vehicle from our own soil। मतलब किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे फॉर स्पेस पर्पसेस। नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ इसरो। ये सेट हुआ था फ्रॉम इनकॉस्पा, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि सेटअप हुआ था इन 1962 एंड इट फॉलोड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एट तुम्बा नियर तिरुवनंतपुरम। और इसको यूज कर रहे थे for launching sounding rockets meant for atmospheric studies। जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया था इन 1969 विद द फॉर्मेशन ऑफ इसरो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आ रहा था, DOS इन 1972 एंड राइट नाउ द DOS इज टुडे अंडर PMO। ये एक नोडल एजेंसी है विच इज इन द फील्ड ऑफ स्पेस इन इंडिया एंड इट फॉर्मुलेट्स एंड प्रोवाइड्स पॉलिसीज जो कि स्पेस रिसर्च में इन्वॉल्व है। Now let us study about India space program. Firstly, let us study about GSLV Mark 3। ये Mark 3 सैटेलाइट है GSLV वर्जन का, और इसकी जो पहली डेवलपमेंट फ्लाइट थी
it placed GSAT-19 into GTO on June 2017. लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड इसकी थी 8000 किलो 8 टन और GTO में 4 टन थी। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मार्क 3 सैटेलाइट इट इज हेल्पफुल इन मैन मिशन, तो GSLV मार्क 3 काफी ज्यादा हेल्पफुल है हमारी इंडिया की फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम मिशन के लिए। अगला है सार्क सैटेलाइट, इसको GSAT-9 भी कहते हैं, विच इज अ कम्युनिकेशन एंड मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट फॉर सार्क रीजन। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इंडिया एक पार्ट भी है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज की कम्युनिकेशन और मीटियोरोलॉजिकल पर्पसेस के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एक्सेप्ट पाकिस्तान, ऑल अदर मेंबर नेशन एक्सेप्टेड दिस सैटेलाइट। इट वाज लॉन्च्ड इन मई 2017 और 2014 के सार्क समिट में इसको अनाउंस किया गया था। इट इज यूज्ड इन टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, बैंकिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट चंद्रयान 2। मून में जो दूसरा मिशन है वो है चंद्रयान 2। इट इंक्लूड ऑर्बिटर एंड लैंडर रोवर मॉड्यूल। पहला जो था मिशन था चंद्रयान 1, इट वाज बेसिकली ऑर्बिटर। नाउ द चंद्रयान 2 it will combine all three, orbiter, lander and rover, and it will be launched on a GSLV Mark II by early 2018 और इसको यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मून। नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द मिशन ऑन सन, आदित्य। It will be a mission to sun by 2019 to 20 and it will be used to study the solar coronal mass ejection SME और it will be placed at Lagrangian point L1। डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें प्लेस सैटेलाइट को प्लेस करने से हम सन की स्टडी कर सकते हैं एट अ सेफर लिमिट्स। तो उसका एक जो पॉइंट था दैट इज एट Lagrangian point L1। इस पॉइंट पे आदित्य सैटेलाइट को प्लेस करेंगे सो एज टू स्टडी द SME। नेक्स्ट मिशन है निसार। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन नासा एंड इसरो और ये को डेवलप करेगी पहली डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR एंड इट विल बी यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेस्ड मिशंस। नासा यहां पे एक L बैंड सैटेलाइट अपर्चर रडार प्रोवाइड करेगी और इसरो S बैंड सैटेलाइट अपर्चर रडार प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट आता है रिसैट 1A। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेस्ड मिशन है। इट विल बी थर्ड इन सीरीज ऑफ रिसैट सैटेलाइट जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार को कैरी करेगी एंड इट विल बी यूज्ड इन टेरेन मैपिंग, एनालिसिस ऑफ ओशन सर्फेस एंड इट इज प्लान्ड टू लॉन्च इन 2018। NAVIC, Navigation with Indian Constellation, is actually the full form। ये इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो इंडिया ने क्रिएट किया गया था बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1999 जो यूएस की जीपीएस है जो कि एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी एनक्रिप्टेड वर्जन जिसमें बेटर एक्यूरेसी है वो प्रोवाइड नहीं कर रही थी इंडिया को एंड देयर वाज सम प्रॉब्लम्स इन पब्लिक एक्यूरेसी दैट वाज प्रोवाइडेड बाय जीपीएस। सो हमने सोचा कि वी विल क्रिएट आवर ओन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट इज NAVIC। It is actually a series of 7 satellites starting from IRNS-1A to IRNS-1G और IRNS-1A को रिप्लेस किया गया था IRNS-1H से because of the failure in its atomic clock। And among the 7 satellites, 3 of them are geostationary and 4 of them are geosynchronous जिसको दो पैर में रखा गया है। They are at a height of 35,786 किलोमीटर और ये डिस्टेंस स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया है बिकॉज एट दिस डिस्टेंस द टोटल ऑर्बिटिंग टाइम वुड बी 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ अर्थ रोटेशन पीरियड, मतलब अर्थ के सिंक में चलेगा ये। एंड अपार्ट फ्रॉम कवरिंग इंडिया इट वुड ऑल्सो कवर अ पेरिफेरी ऑफ 1500 किलोमीटर along its boundary। So apart from NAVIC, there are other navigation satellite system जो कि रीजनल या फिर ग्लोबल भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ NAVIC, एज सेड कि इसमें 7 सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं फ्रॉम IRNS-1A टू IRNS-1G और IRNS-1A को रिप्लेस किया था फ्रॉम बाय IRNS-1H। एंड दिस regional navigation satellite system it provides a public accuracy of 10 मीटर और ये पब्लिक एक्यूरेसी सिविलियंस के लिए दिया जाता है while the encrypted version जो कि कंट्री के
इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर मिलिट्री को प्रोवाइड की जाती है, दैट वुड बी 0.1 मीटर। अपार्ट फ्रॉम नाविक देयर इज बीडू, जो कि चाइना का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बन चुका है, बट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अंडर कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ 35 सेट ऑफ सैटेलाइट्स, और इसमें पब्लिक एक्यूरेसी सेम है इंडिया के 10 मीटर, एंड एनक्रिप्टेड वर्जन भी 0.1 मीटर है। राइट नाउ देयर आर ओनली 2 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GLONASS एंड GPS। GLONASS रशिया का है, इट कंसिस्ट ऑफ 24 सेट ऑफ सैटेलाइट्स, और यहां पे जो पब्लिक एक्यूरेसी है दैट इज 4.5 to 7.4 मीटर। एंड GPS जो कि यूएस की है, इट कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स विद अ पब्लिक एक्यूरेसी ऑफ 5 मीटर। एंड गैलीलियो ये यूरोपियन यूनियन की नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, वो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो बन चुकी है। एंड फॉर द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इसमें 30 सैटेलाइट्स है विद अ बेस्ट पब्लिक एक्यूरेसी अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसकी जो एक्यूरेसी है, पब्लिक एक्यूरेसी, इट इज द बेस्ट, दैट इज 1 मीटर, एंड एनक्रिप्टेड वर्जन है 1 सेंटीमीटर। Now let us study about space junk and space debris. स्पेस जंक और स्पेस डेब्रिस ये ह्यूमन मेड मटेरियल्स हैं जो कि ऑर्बिट में प्लेस्ड है, बट ये नॉन फंक्शनल है, एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द कोलिजन एंड एक्सप्लोजन इन विच हैज हैपेंड इन स्पेस। इसके अलावा रॉकेट को जब स्पेस में प्लेस किया जाता है तो जो बूस्टर स्टेज जो निकल जाता है, जो लेफ्ट ओवर्स है, वो स्पेस डेब्रिस का पार्ट बन जाता है। ये फ्यूचर के स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी थ्रेट और डेंजर पोज करते हैं। 73% ऑफ द स्पेस डेब्रिस ये लो अर्थ ऑर्बिट में लाई करता है, जो कि अर्थ के सरफेस से 1900 किलोमीटर दूर होते हैं। स्पेस में जो करेंटली ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं और जो डेब्रिस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दोनों काफी क्लोजली पास होते हैं, लेस देन 10 किलोमीटर, और स्पेस में दैट डिस्टेंस इज वेरी क्लोज। एंड इन ऑर्डर टू रिमेन इन द ऑर्बिट, ये जो स्पेस डेब्रिस के फ्रैगमेंट्स हैं, दे हैव टू मूव अलोंग इन स्पेस 20 टाइम्स दैन स्पीड ऑफ साउंड। और जो हाल फिलहाल में जो एक्सप्लोजन हुआ था, दैट हैपेंड इन 2009, जहां पे चाइनीज का जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट था वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से ओल्ड वेदर सैटेलाइट ये डिस्ट्रॉय हो गया था, विच क्रिएटेड अराउंड 3000 मोर स्पेस डेब्रिस। नाउ लेट अस सी अबाउट द स्पेस टेलीस्कोप्स। करेंटली जो बिगेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट स्पेस टेलीस्कोप वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी रेडियली डायमीटर है 2.4 मीटर, बट इट विल बी सक्सीडेड बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप इन 2019, जिसकी रेडियल डायमीटर है 6.5 मीटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट अस स्टडी अबाउट स्पेस स्टेशंस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है, एंड कभी कभी हम अर्थ से नेकेड आई के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, इतना बड़ा होता है ये। एंड सिंस 2000 अराउंड 200 पीपल हैव विजिटेड ISS, और ये 9th स्पेस स्टेशन है विच वुड बी इनहैबिटेड बाय द क्रू। अपार्ट फ्रॉम ISS, लेट अस सी अबाउट तियानगॉन 1 and 2। तियानगॉन 1 ये चाइना का पहला स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है, और मार्च 2016 में इट वॉज ऑफिशियली अनाउंस कि इट वुड एंड इट्स सर्विस, एंड नाउ इट इज इन डीकेइंग ऑर्बिट। और तियानगॉन 1 को रिप्लेस कर रहे हैं बाय तियानगॉन 2, which has been launched in September 2016. जैसे हमने पहले स्पेस डेब्रिस और स्पेस जंक के बारे में हमने पढ़ा था कि काफी डेंजरस होते हैं ये, एज इट पोज अ थ्रेट और डेंजर टू द करेंटली वर्किंग सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन, स्पेस टेलीस्कोप्स। तो काफी डेंजरस होते हैं, तो इनको रिमूव करने का काफी ज्यादा नीड होता है। सो साइंटिस्ट एट जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, उन्होंने एक टेस्ट ट्राई किया था टू टेस्ट एन इलेक्ट्रोडायनामिक टेथर विच इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ फिशिंग नेट कंपनी। ये क्या करेगा, जितनी भी ऑर्बिट में लाई कर रहे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको स्लो डाउन करेगा, एंड इट वुड ब्रिंग देम इनटू अ लोअर ऑर्बिट। बट February 2017 में ये फेल हो चुका था ये टेस्ट। दिस टेस्ट टेक्नोलॉजी इट वुड इंट्रोड्यूस बेसिकली अ स्पेस क्राफ्ट जो कि एक इलेक्ट्रोडायनामिक टेथर को, EDT को ये डिप्लॉय करेगा और ये स्पेस जंक के ऊपर छोड़ देगा। ये एक नेट की तरह होता है। ये जो ऑर्बिटिंग जो जंक ऑफ ट्रैश है उसको ये कलेक्ट करेगा,
and the operating spacecraft would then drag the debris down into the incinerator of Earth's atmosphere. एटमॉस्फेयर में ही लेके आएगा, तो जैसे वो लेके आता है ड्यू टू द ह्यूज फ्रिक्शन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो वहां पे जाके ये बर्न हो जाता है ये. So that is a solution which was provided through this test, but it failed in February 2017. That's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in the next lesson. Till then, have a nice day.